नमस्कार, खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की अहम और खास खबरों के साथ। 24 की खबर में वो खबरें जिनसे सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। शोरगुल के साथ चुनावी मैदान में सियासी योद्धाओं की तरफ से जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। पीएम मोदी इन दिनों चुनाव को लेकर बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और हमेशा एक्टिव नजर आते हैं। जनसभाओं में लगातार कांग्रेस पर, इंडिया गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। एनडीए को लेकर लगातार उनका दावा है कि इस बार 400 पार। एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर इन दोनों देश की राजनीति में गारंटियों को लेकर चर्चा है। पीएम मोदी अलग अलग राज्यों में जाकर अपनी गारंटी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गारंटी, मोदी की गारंटी पूरा होने की भी गारंटी है। लगातार विपक्ष पर निशाना साधे। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर आया था। 2019 में मोदी जब आया तो एक विश्वास लेकर आया और 2024 में आज जब मोदी असम की धरती पर आया है, मोदी गारंटी लेकर आया है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगे रहते हैं। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई और चुनावी बॉन्ड को लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि पीएम मोदी भ्रष्टाचार के चैंपियन हैं। हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को मिलता है, उसके एकदम बाद वो कंपनी बीजेपी को पैसा देती है। सीबीआई की इंक्वायरी होती है, ईडी की इंक्वायरी होती है, किसी कंपनी पर शुरू होती है। उसके 10-15 दिन बाद कंपनी करोड़ों रुपए बीजेपएक्सपी को देती है और फिर सीबीआई की इंक्वायरी, ईडी की इंक्वायरी बंद हो जाती है। सड़क पे इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, एक्सटॉर्शन कहते हैं सड़क पे। तो ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सहारनपुर में रोड शो किया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि उनको पता है कि इन्हें 400 पार मिलने वाले हैं, 400 सीटें मिलने वाली हैं, और अगर देश में ऐसा चुनाव हो जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ ना हो तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये 180 से ज्यादा सीटें नहीं ले सकती। ने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं?
नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। उन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं। नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि देश में परिवारवाद के मुद्दे पर भी इस समय राजनीति खूब हो रही है, अब भी हो रही है और पहले से भी होती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा और कहा कि बीजेपी वाले संकल्प ले लें कि किसी परिवार वाले को टिकट नहीं देंगे, न उनसे वोट लेंगे। आज नवरात्र है, आज शुभ दिन है। भारतीय जनता पार्टी के लोग संकल्प लें कि ना किसी परिवार वाले को टिकट देंगे और ना किसी परिवार वाले से वोट मांगेंगे। और गाजियाबाद में कार्यक्रम इसलिए किया है क्योंकि हम दोनों लोगों ने संकल्प लिया है। वो तो इंडिया गठबंधन का नाम भी ठीक से नहीं ले पाते हैं। INDIA तो इंडिया होता है, इंडी कब से हो गया। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गठबंधन कर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा। उस समय कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और सपा सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हैं और लोग इन्हें ऑक्सीजन देने के लिए तैयार नहीं। श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं। इसलिए इनके दावे या इनके द्वारा दिए गए बयान का अब इस लोकसभा चुनाव में कोई महत्व नहीं है। जन जन ने ठाना है तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। ये श्री राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि सुरजेवाला के प्रचार पर लगे बैन को लेकर निशाना साधा। राहुल गांधी पर भी और रणदीप सुरजेवाला पर मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि जैसा ज्ञान राहुल गांधी को है वैसा ही ज्ञान सुरजेवाला को है। सुरजेवाला राहुल गांधी के पास बैठते हैं। तो कांग्रेस को तो पीड़ा होनी स्वाभाविक ही है, और जब वो अपने समय के अंदर ये काम नहीं कर पाए, आज नरेंद्र मोदी जी ने ये सब काम किए हैं देश की मजबूती में, देश के 140 करोड़ लोगों की मजबूती में, तो वो ऊट पटांग बोलते हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के पास बैठता है। और राहुल गांधी भी बेचारा जो ये फीड करते हैं, कौन उसको फीड करने वाला है कौन नहीं, हमारी समझ में नहीं है। परंतु ऐसे लोगों के बीच में राहुल गांधी भी जाकर के बैठता है जो हमारे युवा साथी जो रास्ता भटक गए थे। चुनाव के दौरान हर बार विपक्ष नक्सलवाद और आतंकवाद के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने का काम करता है। इसी को लेकर देश के गृहमंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर निशाना साधा, पलटवार किया और कहा कि जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी इन दिनों बड़ी गारंटी दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने का इरादा न केवल राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान करेगा बल्कि देश को भी परेशान करेगा। कहते हो कि ये संविधान ही बदलना है
और भी आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी काफी एक्टिव है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता भी सरकार की उपलब्धियों के साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधे। अपनी सरकार यानी दिल्ली और पंजाब की सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि बिजली मुफ्त दी जा सकती है। दिल्ली मुनाफे का बजट देने वाला एकमात्र राज्य है। हम राम राज्य की अपनी परिकल्पना को धरातल पर साकार करने के लिए तैयार हैं। फ्री बिजली किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि फ्री बिजली भी दी जा सकती है। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसने फ्री बिजली योजना लागू की, फ्री पानी की योजना लागू की, फ्री बस की यात्रा की योजना लागू की, 1000 रुपए प्रति माह देने की योजना लागू की, फरिश्ते स्कीम की योजना लागू की और उसके बाद मुनाफे का बजट। अभी वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया था, आतिशी जी ने असेंबली में। चंडीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी संजय टंडन भी लगातार जनता के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। किरण खेर का टिकट काटकर बीजेपी ने संजय टंडन पर भरोसा जताया है और इसी के चलते अब संजय टंडन जीत की गारंटी दे रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंडीगढ़ में फिर से बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधे और कहने की कांग्रेस की गारंटी फेक है। सबसे बड़ी बात है, लोगों ने 10 साल कांग्रेस का काल देखा है, 10 साल बीजेपी का देखा है, मोदी जी का देखा है। वो 10 साल थे स्कैम ही दिखते थे। ये 10 साल में स्कीम ही दिखती है। ये स्कैम से लेके स्कीम तक जो पहुंचे हैं, लोग इसको रियलाइज करते हैं। देश हमारा आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे पहुंच गया है। आज देश के 25 करोड़ जो नागरिक हैं वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। आज हमारे देश के अंदर जो है हर घर तक टॉयलेट पहुंच गया, हर घर तक नल पहुंच गया, हर नल में जल पहुंच गया, हर व्यक्ति के पास गैस का सिलेंडर पहुंच गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया और कहा कि अंबाला सीट के साथ ही हर सीट पर बीजेपी के लिए अच्छा माहौल है। बीजेपी प्रत्याशी बंटू कटारिया भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। पिछले दिन 20 दिन के अंदर काम किया है, जन जन से संपर्क किया है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को मजबूत किया है। उसके पास पहुंचना उनके लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं चुनाव की दृष्टि से। और मुझे लगता है कि इस बार अंबाला लोकसभा हम लगभग 5 लाख वोटों से यहाँ से अपने पिछले। ज्ञानचंद गुप्ता ने दावा किया कि अंबाला सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगी बंटू कटारिया। हरियाणा की हर सीट पर बीजेपी की जीत होगी, कमल खिलेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी निशाना साधा और कहा कि गुटबाजी की वजह से कांग्रेस टिकट का ऐलान नहीं कर पा रही। वहीं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने अनिल विज की नाराजगी की खबरों को लेकर कहा कि खबरें सुनने को मिल रही थी। इसी बीच हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अनिल विज प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, जिसका फायदा चुनाव में मिलेगा। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि अनिल विज लगातार बंटू कटारिया के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, अपने अंबाला में प्रचार कर रहे हैं और उनकी नाराजगी की जो बातें थी ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो पार्टी को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि वो पार्टी के अनन्य भक्त हैं। अनिल विज को लेकर जब हरियाणा में सरकार बदली, गठबंधन टूटा, मुख्यमंत्री चेंज हुए, तो उसके बाद से ही उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी और खुद उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि वो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं था, इतना सीनियर होने के बाद उनको बताया नहीं गया कि सीएम चेंज होने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी से नाराज नहीं है, वो बीजेपी के अनन्य भक्त हैं और बीजेपी के लिए पहले से ज्यादा मजबूती से काम करते रहेंगे। और इसी सिलसिले में बीजेपी नेताओं से जब उनको लेकर बात की जाती है तो बीजेपी नेता भी वो कहते हैं कि वो बीजेपी के अनन्य भक्त हैं।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इन दिनों बीजेपी की विजय संकल्प रैलियों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं और इसी बीच उन्होंने पलवल में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस के समय में लोगों के साथ अन्याय होता था। दूसरी तरफ देखे ये घमंडिया गठबंधन के लोग आइए जो इस प्रकार की बातें करते हैं, कभी तो भारत जोड़ने की यात्रा लेकर के निकलते हैं और अब अगर मैनिफेस्टो भी निकाला कि हम न्याय देंगे। अरे ना तो भारत पहले टूटा हुआ था और आपकी सरकार के अंदर तो देश के लोगों के साथ अन्याय होता था। आप आज न्याय की बात कर रहे हैं। आपने 55 साल 60 साल इस देश के ऊपर शासन किया और लोगों को भाइयों अन्याय से भुगतना पड़ा। अगर दूसरी तो अन्याय होता था कांग्रेस की सरकार में, बीजेपी सबके साथ न्याय करती है और विकास भी करती है, मुख्यमंत्री का कहना है। हरियाणा में भाजपा और जसपा का गठबंधन टूटने के बाद जहां बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर दिया था, तो वहीं अब हरियाणा में भाजपा की विरोधी पार्टी कही जाएगी जननायक जनता पार्टी विपक्ष में है और जननायक जनता पार्टी की तरफ से भी 10 सीटों में से 5 पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। सिरसा से पूर्व विधायक रमेश खटक को चुनाव के मैदान में उतारा गया है और उन्होंने सिरसा से अपनी जीत का दावा किया। पहले भी मैं 3 बार एमएलए का इलेक्शन लड़ चुका हूं और वहां भी मुझे चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ा और फिर वहां की जनता ने मुझे 3 बार एमएलए के रूप में विधानसभा में बैठाने का काम किया। तो उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि सिरसा की जो जनता है मुझे एमपी बना करके लोकसभा में बैठाने का काम करेगी। सिरसा के लोगों के बीच अंदर जैसे भी गया हूं तो लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया कि आपसे पहले हमने डॉक्टर अशोक तंवर जी को पहले। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में जेजेपी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। 5 पर जल्द ऐलान करने का वादा किया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लगातार मिल रहे हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं और इसी सिलसिले में अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं और जो भी हमने टिकट दिए हैं हमारे सांसद भी बनकर आएंगे, हमारे विधायक भी जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी हमारा भविष्य नहीं बता सकती, हम कितनी सीटें जीतेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 75 पार का नारा देने वालों को हमारी जरूरत पड़ गई थी। किसका भविष्य बता सकता है? यही भारतीय जनता पार्टी थी जो 75 पार का नारा देती थी और उन्हें 4.5 साल हमारी जरूरत पड़ी प्रदेश में सरकार चलाने के लिए। आज वो कहते हम एक नहीं जीत सकते, वो तो जब भी कहते थे हम एक नहीं जीत सकते 10 विधायक जिता कर लाए। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी दिल्ली के चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ ने दिल्ली की सभी सीटों पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता पीएम मोदी को पसंद करती है। 2014-2019 में सभी सीटों पर आशीर्वाद मिला था और 2024 में भी यही होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव सीधा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर है तो दिल्ली की जनता इस पर विश्वास करेगी और उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की टिकटों में हो रही देरी पर भी कांग्रेस पर तंज कसा। उत्साह और चाव के साथ, चाहे हमारे पार्षद हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे पार्षद का चुनाव लड़े हुए साथी हैं, चाहे विधायक का चुनाव लड़े हुए साथी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल प्रभारी हैं, हमारी लोकसभा की जो प्रबंधन समिति बनी है, प्रदेश की प्रबंधन समिति है, बहुत मेहनत के साथ काम कर रही है और हम फिर से यहाँ जो हमें दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, मोदी जी के प्रति दिल्ली की जनता का विश्वास भी है और प्यार भी है। तो इसलिए जैसे 14 में 19 में 7 की 7 सीट मिली थी, 2024 में भी हमको 7 की 7 सीटें मिलेंगी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुमत वाली सरकार ठीक से नहीं चल रही, राज्यसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता तो ये बोलती है कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए
और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। हिमाचल की राजनीति में इन दिनों महिलाओं के लिए 1500 रुपए की जो राशि देने का ऐलान हुआ था उस पर भी सियासत खूब हो रही है और इस मुद्दे पर सीएम और पूर्व सीएम भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 9 लाख महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति से इसकी शुरुआत हो चुकी है। 100 रुपया प्रत्येक महीना तकरीबन हमारी 9 लाख महिलाओं को जब मिलेगा, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि महिलाएं स्वाभिमान से और आत्मसम्मान से अपना गुजारा करेगी, अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। 1500 से गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन उसे एक स्वाभिमान होता है कि हमारे को सरकार की तरफ से इतना 1500 रुपया हर महीने मिलेगा। साल का 18,000 रुपया मिलेगा। और कब तक मिलेगा? जब तक उसके शरीर में सांस की अंतिम सांस उसके शरीर में है। और ये योजना 1 मई 2024 से। वहीं मुख्यमंत्री के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार किया और कहा कि सरकार बताए कि महिलाओं को 1500 कब और किसे मिले। 1500 रुपए देने की जो बात उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले कही थी, फॉर्म भरे गए थे, 15 महीने बीत गए, लेकिन उसके बावजूद किसी को मिले नहीं। और अब फिर से फॉर्म भर करके लोकसभा के चुनाव में फिर भी हमारी मातृशक्ति को, हमारी माताओं बहनों को फिर से उनको ठगने की, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और ऊपर से इस बात का आरोप हमारे सिर पर लगाने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर वो जाकर के चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए गए। स्वाभाविक रूप से हमारा यह कहना है, अगर महिला सम्मान निधि अगर आपको देनी थी तो हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बजट। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल में महिलाओं के 1500 रुपए की घोषणा पर कांग्रेस से सवाल किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को पैसा मिल रहा है, ये बताए कौन। हम लोग करने में विश्वास करते हैं, कांग्रेस के लोग रुकवाने में विश्वास करते हैं। इनकी सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट में इनको निर्णय करना था। पहली कैबिनेट के बाद प्रदेश की 23 लाख बहनों को 1500 रुपये महीना मिलना था। मेरा सवाल केवल कांग्रेस से इतना है, आज हिमाचल प्रदेश की 23 लाख बहनों में से कितनी लाख बहनों को 1500 रुपये मिल रहे हैं? इसका जवाब इनको देना होगा। किसने रोका था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी भाई, 40 विधायक थे, 3 इंडिपेंडेंट का भी सहयोग था और 1500 रुपये देने में भी तो भाजपा का भी सहयोग था भाई। क्यों नहीं किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उत्तराखंड में प्रचार खत्म हो चुका है, भाजपा यहां भी सभी सीटें जीतेगी। इस बार भी हम हर सीट पर जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को लोग नकार चुके हैं, इस बार लोग मोदी की गारंटी पर फिर से भरोसा कर रहे हैं। पूरी तरह से जनता तैयार है आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पूरा लोगों में उत्साह है, जोश है, जुनून है और ये लोकतंत्र के महापर्व में, महायज्ञ में हर कोई अपना योगदान करना चाहता है। यहाँ पर प्रचार पूरा हो चुका है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले भी जीती है और इस बार भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 5 सीटें प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पूरी तरह से जनता तैयार है आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उत्तराखंड में प्रचार किया। उत्तराखंड में उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाह रहे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन बेहतर प्रदर्शन करेगा। हमारे प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीतेंगे। सरकार के 10 साल के कार्यकाल का लोग मूल्यांकन करेंगे और इस बार हर जगह बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उम्मीदवार अच्छे बहुमत से जीतेंगे। भाजपा की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। 10 साल की जो कार्रवाई है उस रिपोर्ट कार्ड का देखकर वोट डालेंगे और इस बार बदलाव हर जगह मुझे देखने को मिल रहा है। लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं बहुत अतिशयोक्ति है, वास्तविकता अलग है।
लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, हमारे मैनिफेस्टो को, हमारे उम्मीदवारों को, हमारे प्रचार को। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि अच्छे बहुमत के साथ हम जीतेंगे चुनाव। ने कहा कि बीजेपी का जो नारा है एनडीए का 400 पार का, भाजपा के नारे से अधिक नारे केवल अतिशयोक्ति हैं, वास्तविकता कुछ नहीं है। लोग कांग्रेस और उसके घोषणा पत्र और उसके अभियान का समर्थन कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए उठते हैं खबरें अभी तक पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।